लिए चलते हैं आपको सबसे पहले अफगानिस्तान की खबर की तरफ, जहां धरती कांपी, आसमान गरजा और अफगानिस्तान की जमीन पर मौत का मंजर बिखर गया। रविवार की रात जब लोग चैन की नींद सो रहे थे, तभी एक जोरदार धमाके जैसी आवाज होती है और इस आवाज के साथ धरती हिली, इमारतें ढह गई, पहाड़ दरक गए और देखते ही देखते पूरा का पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। अफगानिस्तान इस वक्त अपनी सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। मौत का आंकड़ा अब तक 1400 पार कर चुका है। 3000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। जरा सोचिए, रात का वो सन्नाटा जब लोग सोए हुए हों और अचानक घर की छत उनके ऊपर गिर पड़े, चीखने तक का मौका न मिले और पूरा का पूरा परिवार ही खामोश हो जाए। यही हालत है अफगानिस्तान के। संयुक्त राष्ट्र भी ये मान रहा है कि राहत और बचाव का काम बेहद मुश्किल है। एक तरफ भूकंप की मार है, दूसरी तरफ आफ्टर शॉक्स का खतरा बना हुआ है। लोग अब भी डरे हुए हैं, अब भी सहमे हुए हैं। बारिश और भूस्खलन ने राहत टीमों को रास्ता बंद कर दिया है। पूरी तरह से चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, संचार तंत्र पूरी तरह से ठप है। हेलीकॉप्टर से पहुंचना भी आसान नहीं है क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। हर घंटा, हर मिनट, हर सेकेंड मौत का आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस त्रासदी के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख समुदाय ने अपनी हैसियत से बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है। जलालाबाद का गुरुद्वारा इस वक्त राहत का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। जो सिख और हिंदू आज गिनती भर रह गए हैं, जिनकी संख्या कभी 7 लाख से घटकर मुश्किल से 100-150 रह गई है, वही आज मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। विदेशों में बसे अफगान सिख और विश्व हिंदू संघ मिलकर दवाइयां, राशन और जरूरी सामान भूकंप प्रभावित इलाकों तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने भी इस त्रासदी की घड़ी में अपने दरवाजे खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि भारत हर संभव मदद करने को तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहत सामग्री की पहली खेप काबुल पहुंचवा दी है। उधर 21 टन मदद, कल्पना कीजिए, 21 टन मदद भारत की तरफ से भेजी गई है, जिसमें कंबल, टेंट, दवाइयां, वाटर प्यूरिफायर और खाने पीने का सामान शामिल है। इससे पहले भारत 1000 टेंट और 15 टन राशन भेज चुका है। भारत का संदेश साफ है, पड़ोसी मुल्क भले ही सियासत में पूरी तरह से चूर हो, लेकिन इंसानियत की डोर हमें जोड़ती है। सियासी ताकतें भले ही दूर करती हो, लेकिन मानवता की डोर हमें जोड़ती है। तालिबान की सरकार इस वक्त पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रही है। 40 देशों से बातचीत चल रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि किसी ने अब तक आधिकारिक मान्यता भी नहीं दी है। सिर्फ रूस खुलकर आगे आया है। भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। रूस के अलावा ब्रिटेन ने 10 लाख पाउंड की आपात सहायता की घोषणा कर दी है। चीन ने भी मदद की पेशकश की है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अफगानिस्तान की जनता भूख, गरीबी और तबाही की सबसे बड़ी मार झेल रही है। दुनिया का दिल पसीज रहा है, लेकिन सवाल यही है कि कब तक ये देश जंग, भूख और अब प्रकृति की मार से जूझता रहेगा। कभी युद्ध, कभी तालिबानी शासन और अब कुदरत का कहर बरप रहा है। अफगानिस्तान का हर नागरिक बस यही दुआ कर रहा है कि मौत का ये सिलसिला थम सके। तस्वीर बेहद डराने वाली है। किसी का बच्चा मलबे में दबा है, किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया है। कोई मां अपने जख्मी बच्चे को सीने से चिपकाए मदद का इंतजार कर रही है। इस त्रासदी ने न सिर्फ अफगानिस्तान को हिला दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। मानवता आज फिर से इंसानियत को पुकार रही है। तो भारत हमेशा की तरह मदद का पहला हाथ अगर दुनिया में किसी की तरफ से उठा है तो वो भारत है, क्योंकि भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ता है। भारत हमेशा से समावेशिता के साथ आगे बढ़ता है और यही संस्कार और संस्कृति भारत और भारतीय हिंदू, भारतीय सिखों में है। और इसीलिए
अफगानिस्तान में भी जो बचे कुचे सिख हिंदू हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान की त्रासदी में सबसे बड़े देवदूत बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के डीएनए में ही मानवता भी है। इधर बात अब इंडोनेशिया की कर लेते हैं। धरती पर सबसे बड़ा मुस्लिम देश इसे कहा जाता है। सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की इंडोनेशिया में है और यहां पर इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है। इंडोनेशिया इस वक्त जल रहा है, सड़कों पर गुस्साई भीड़ है, पुलिस के साथ खूनी टकराव चल रहा है। संसद से लेकर सड़क तक हर ओर सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें ही लपटें नजर आ रही हैं। अब आपको कारण भी जान लेना चाहिए, आखिर कारण क्या है? तो कारण है जनता की भूख और नेताओं का ऐशो आराम। जब आम इंसान रोजमर्रा की रोटी के लिए तरस रहा था, तभी सामने आया कि सांसद हर महीने 50 लाख रुपया मकान भत्ता ले रहे हैं। अब सोचिए, 50,000 नहीं साहब, 50 लाख रुपए मकान भत्ता लिया जा रहा है सांसदों की तरफ से, और यही न्यूनतम मजदूरी से 10 गुना ज्यादा है। बस फिर क्या था? लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। जकार्ता की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। तस्वीरें इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि जनता का आक्रोश कहां तक जा पहुंचा। सबसे बड़ा विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिस की गाड़ी ने 21 साल के डिलीवरी बॉय को कुचल दिया। एक तरफ बेरोजगारी और महंगाई का दर्द, दूसरी तरफ निर्दोष की मौत, और यही मौत चिंगारी बनकर पूरे देश में आग लगा रही है। बाली से लेकर जावा और लोम्बोक तक हर जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। हजारों छात्र, सैकड़ों कर्मचारी सिर्फ नारेबाजी ही नहीं बल्कि सांसदों के घरों में लूटपाट, सरकारी इमारतों में आगजनी करते हुए नजर आए। फौज उतार दी गई, स्नाइपर तैनात कर दिए गए, लेकिन आक्रोश की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 700 से ज्यादा घायल हैं, 1200 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन सवाल है कि क्या जनता डर गई है? तो जवाब है नहीं। दरअसल छात्रों ने ऑनलाइन क्लास करने की सरकारी अपील भी ठुकरा दी है। लोग घर से काम करने की हिदायत को दरकिनार कर सड़कों पर डटे रहे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा संकट है। 1 साल पहले ही सत्ता संभाली थी और अब साख दांव पर है। स्थिति इतनी खराब है कि राष्ट्रपति को चीन की यात्रा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने भत्ता काटने का वायदा किया, लेकिन जनता वायदों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। यह हिंसा बीते 20 सालों में सबसे बड़ी मानी जा रही है। दुनिया की नजरें इंडोनेशिया पर है कि क्या यह आंदोलन और बड़ा होगा? क्या सरकार झुक जाएगी या फिर हालात खूनी बगावत में बदल जाएंगे? इस वक्त जकार्ता की सड़कों पर सन्नाटा नहीं बल्कि बारूद की गंध फैली है। भीड़ और पुलिस सामने सामने है। भविष्य अधर में है और इंडोनेशिया का हर नागरिक पूछ रहा है कब तक उनके खून पसीने की कमाई को नेता भोगते रहेंगे? कब तक गरीब पेट भरने को संघर्ष करेगा? कब तक सांसद ऐश करेंगे? आज इंडोनेशिया का आसमान धुएं से काला है। आज वहां की हवा में बारूद की गंध है और आज वहां हर दिन और हर रात खतरे से भरा है। कभी भी हालात जंग का रूप ले सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो विरोधी ताकतें झुकेंगी या पूरा देश और गहरे अंधेरे में डूब जाएगा? ये बड़ा सवाल है। वर्ल्ड वॉच में अब बात भारत की ताकत की करते हैं। वो ताकत जो आसमान पर नई छलांग लगाने को तैयार है। रूस ने वो ऑफर दिया है जिसे भारत के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। 5वीं पीढ़ी का सबसे एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर Su-57। मॉस्को ये चाहता है कि ये जेट भारत की धरती पर ही बने। अब सोचिए, ये ताकत, ये सोच क्यों आई? मॉस्को इसलिए चाहता है क्योंकि भारत की नई ताकत, भारत का स्वदेशी हथियार और भारत की आत्मनिर्भरता इस सोच के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। इस सोच के लिए सबसे बड़ी नींव बन रही है। अब सोचिए कि एक तरफ मॉस्को भारत पर भरोसा कर रहा है, यह चाहता है कि भारत की धरती पर ही ये ताकत, आसमानी ताकत अपना रूप और आकार ले,
लेकिन इन सब के बीच अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 के बीच भारत का Su-57 अगर खड़ा हो जाए तो सोचिए कि भारत की ताकत कहां पहुंच रही है। एशिया की रणनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि ये वही जेट है जो हवा से हवा, जमीन से हवा और समुद्र से किसी भी मोर्चे पर दुश्मन को ध्वस्त कर सकता है। रडार पर ना के बराबर दिखने वाला ये फाइटर 2450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और एक बार में 10 टन हथियार लेकर जा सकता है। Su-57 नेटो ने इसे फेलोन का नाम दिया। इसकी खासियत दुनिया को हैरान पहले भी कर चुकी है। इसमें अगर विशेषताओं की बात की जाए, इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो AI सिस्टम, 360 डिग्री कवरेज वाला AESA रडार और ड्रोन के साथ लॉयल विंगमैन मोड में ऑपरेट करने की क्षमता, ये किसी भी युद्ध के समीकरण को बदलने के लिए काफी है। अब सवाल ये उठता है कि भारत करेगा क्या, क्योंकि रूस ने साफ संकेत दिया है कि HAL नासिक प्लांट को अपग्रेड करके लोकल प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है, यानी तकनीक भी आएगी और रोजगार भी आएगा। याद होगा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि पैसे कोई भी लगाए, तकनीक कहीं से भी आए, लेकिन पसीना भारतीय होना चाहिए, क्योंकि उस पसीने की ताकत, उस पसीने की शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी है। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो तकनीक भी आएगी और रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। भारत का अपना AMCA प्रोजेक्ट भी इसी से गति पकड़ सकता है। अगर सब सही रहा तो अगले 3 से 4 साल में 20 से 30 Su-57 भारत के पास होंगे। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। Su-30 MKI इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आज भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। लेकिन अब वक्त 5वीं पीढ़ी के जेट्स का आ चुका है। एमका की पहली उड़ान 2028 तक तय है और कमीशनिंग भी 2035 तक पूर्ण हो जाएगी। अब ऐसे में Su-57 डील भारत को एक बढ़त दिला सकती है। हालांकि इन सब के बीच कुछ चुनौतियां भी हैं, खतरे भी हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तें भारत के सामने चुनौती बन जाएंगी। पश्चिमी देशों की नजरों में भारत की यह डील सवाल खड़े कर सकती है, लेकिन अगर डील पक्की हो गई तो भारत के पास ऐसा हथियार होगा जो विरोधी देशों को घुटनों पर आसानी से ले आएगा। आज दुनिया देख रही है कि एशिया का आकाश कैसे बदल रहा है। भारत के पास मौका है कि वो अमेरिका और चीन दोनों को जवाब दे।